हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनिट 2 के वो करवा रही हूँ। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि तटस्थता वक्र की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। मीन्स डिस्कस वेरियस फीचर्स ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ आप सबसे पहले क्या करेंगे आंसर में, सबसे पहले आप तटस्थता वक्र मीन्स अंधिमान वक्र या इंडिफरेंस कर्व जिसको बोलते हैं उसकी परिभाषा देंगे। तो तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? यह उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ है जो उन बंडलों को प्रदर्शित करता है जिनके बीच उपभोक्ता क्या होता है, इनडिफरेंट रहता है। जैसे मैं डायग्राम से आपको कराती हूँ। डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, आईसी वक्र है यहाँ पर, और हमने क्या किया है, ओ एक्स अक्ष पे हमने एक वस्तु ले ली एप्पल, और ओ वाई अक्ष पर दूसरी वस्तु ऑरेंजेस ले लिए। अब उपभोक्ता को क्या करना है, दोनों ही वस्तुएं खरीदनी है। तो ये जो ए बी सी डी आप देख रहे हैं, ये विभिन्न कॉम्बिनेशंस हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं इन दोनों वस्तुओं के। और यदि उपभोक्ता को एप्पल्स की मात्रा बढ़ानी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, ऑरेंजेस की मात्रा को कम करना पड़ेगा। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व होता है नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, और लोकस है इन सभी बिंदुओं का, ए बी सी डी का, इनको ज्वाइन करते हुए इसको बनाया गया है। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे एक्स की मीन्स एप्पल्स की एक एक इकाई यहाँ बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उपभोक्ता क्या है, जो ऑरेंजेस हैं उसकी पहले उसने 2 इकाइयों का त्याग किया, फिर वो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एरिया कम होता चला जा रहा है, तो उसका जो त्याग है वो क्या कर रहा है, कम इकाइयों का त्याग करने के लिए तैयार होता है। तो इस आधार पर ये वक्र बनाया गया है। अब आप देखिए इसकी जो विभिन्न विशेषताएं हैं उनको डिस्कस करते हैं। वो विशेषताएं क्या हैं, देखिए। फर्स्ट, सबसे पहली विशेषता क्या है कि तटस्थता वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। ये मैंने अभी आपको बताया क्यों होता है, क्योंकि एक वस्तु की अधिक मात्रा तभी प्राप्त की जा सकती है जब दूसरी वस्तु की मात्रा को कम किया जाए, क्योंकि उपभोक्ता जो है उसके साधन क्या है, उसकी आय सीमित है, उसे दोनों वस्तुओं में से बांट कर चलना है। नेक्स्ट क्या है कि तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर कन्वेक्स होता है। तो मूल बिंदु की ओर कन्वेक्स क्यों होता है, एमआरएस के घटने की वजह से। और एमआरएस घटती क्यों है, क्योंकि उपभोक्ता एक्स वस्तु की अधिक इकाइयां प्राप्त करने के लिए वाई का जो त्याग करता है वो घटती दर से करता है। इस वजह से जो तटस्थता वक्र है मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स रहेगा। नेक्स्ट विशेषता क्या है कि तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो जो 2 तटस्थता वक्र हम ड्रॉ करते हैं ये कभी भी किसी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अब क्यों नहीं काटेंगे, काटते हैं तो उसका मतलब क्या है, जिस बिंदु पर कट किया वहाँ पर संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त हो रहा है, लेकिन उस बिंदु से पहले और बाद में क्या होगा, ये देखिए मैं आपको डायग्राम से कराती हूँ। ये मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इस डायग्राम में हमने ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु ले ली और ओ वाई अक्ष पर हमने वाई वस्तु ले ली, और एक इंडिफरेंस कर्व ये दिख रहा है आपको IC1 और एक है IC2, और ये दोनों इस बिंदु पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। लेकिन इस बिंदु से पहले क्या हो रहा है कि जो IC1 है, सी बिंदु से पहले यहाँ IC1 ज़्यादा संतुष्टि दे रहा है क्योंकि वो ऊपर है, लेकिन इस बिंदु के बाद IC2 ज़्यादा संतुष्टि दे रहा है क्योंकि ये IC1 से ऊपर है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। आगे वाली विशेषताएं करते हैं हम। नेक्स्ट है कि ऊंचा तटस्थता वक्र अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। मीन तटस्थता वक्र जितना ऊपर होगा, जैसे यहाँ पर ये वक्र बना हुआ है, तो IC1 से IC2 ऊपर है, तो यदि ऊपर वाला वक्र के अकॉर्डिंग हम ये अगर Q पॉइंट देखते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि इस पर दोनों ही वस्तुओं की मात्रा पहले से बढ़ गई है। तो इसलिए ऊपर वाला जो तटस्थता वक्र होगा, इंडिफरेंस कर्व होगा, वो संतुष्टि का ऊंचा स्तर प्रदान करेगा, क्योंकि उपभोक्ता को ऊंचे तटस्थता वक्र पर पहुंचते ही दोनों वस्तुओं की मात्रा अधिक प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है कि तटस्थता वक्र कभी भी एक्स अक्ष या वाई अक्ष को नहीं छूता है। क्यों नहीं छुएगा, क्योंकि उपभोक्ता को दोनों वस्तुएं चाहिए, और यदि वो किसी अक्ष को टच करता है तो क्या होगा, देखिए डायग्राम से करते हैं। यहाँ मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ए बी क्या है, इंडिफरेंस कर्व है, और इस ए बिंदु पर क्या हो रहा है कि ए बिंदु पर उपभोक्ता को वाई तो मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है, लेकिन एक्स की ए बिंदु पर मात्रा क्या है, 0। और यदि हम बी बिंदु की बात करते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ तटस्थता वक्र टच कर रहा है एक्स अक्ष को, तो यहाँ पर क्या है, एक्स की तो मैक्सिमम ले रहा है वो, लेकिन वाई की मात्रा 0 हो गई, जबकि उपभोक्ता को क्या चाहिए, उपभोक्ता को
एक्स और वाई दोनों वस्तुएं रिक्वायर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज बजट लाइन, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज इट मे शिफ्ट। मतलब बजट रेखा क्या है, या जिसको हम कीमत रेखा भी कहते हैं। तो एक तो इसकी व्याख्या करनी है हमें। दूसरा, बजट रेखा या कीमत रेखा में परिवर्तन या कीमत रेखा का घूमना मतलब रोटेशन, उसका क्या मतलब है। तो बजट रेखा की सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है कि यह वह रेखा है जो दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न बंडलों को या संयोगों को दिखाती है जिन्हें उपभोक्ता दी हुई कीमतों तथा दी हुई आय पर खरीद सकता है। तो ये तो हो गई बजट लाइन की डेफिनेशन। अब आगे हमने बताना है इस पोर्शन के बारे में। देखिए डायग्राम से करेंगे इसे भी। यहाँ आपके सामने डायग्राम बने हुए हैं 2। तो जो तटस्थता वक्र है वो किन स्थितियों में शिफ्ट हो सकती है, पहले मैं आपको ये करवा रही हूँ इस कर्व की हेल्प से। देखिए यदि उपभोक्ता की जो आय है वो बढ़ जाए, तो शुरू में जो बजट लाइन है वो है L1, ये वाली। यदि उसकी आय बढ़ जाती है, आय बढ़ते ही क्या होगा, जो बजट लाइन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि आय बढ़ेगी तो जो मात्रा है दोनों वस्तुओं की वो भी बढ़ जाएगी। और यदि उपभोक्ता की आय कम हो जाए तो क्या है, वो पहले से कम मात्रा खरीदेगा, तो जो बजट लाइन है वो क्या है, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो मीन्स इंक्रीज इन इनकम पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन, डिक्रीज इन इनकम पैरेलल इनवर्ड शिफ्ट इन द बजट लाइन। तो ये तो स्थिति हो गई जब बजट रेखा पूरी तरह से खिसक गई ऊपर या नीचे। एक स्थिति ये हो सकती है यदि किसी वस्तु, जैसे कि यहाँ पर हमने, आप देख रहे हैं इस अक्ष पर हमने फूड दिखाया हुआ और हमने इस अक्ष पर क्या दिखाया हुआ, क्लोथिंग। तो यदि जो फूड जो उपभोक्ता कंज्यूम कर रहा है उसकी कीमत, मतलब जो फूड वो कंज्यूम कर रहा है, जो भी खाने की चीज़ें उपभोक्ता ले रहा है, यदि उनकी कीमत कम हो जाए तो जो बजट रेखा है वो बाहर की तरफ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी। और यदि कीमत बढ़ जाए तो ये रेखा अंदर की तरफ रोटेट हो जाएगी। आप देखते हैं इसको हम बोलते हैं रोटेशन। इसका ये बिंदु नहीं बदला है क्योंकि हमने क्लोथिंग की प्राइस में कोई भी चेंज नहीं लिया है। लेकिन यदि फूड की कीमत कम हो जाती है तो बजट रेखा L2 हो जाएगी, और यदि कीमत कम हो जाती, बढ़ जाती है, तो जो बजट रेखा है वो कैसी हो जाएगी, L3। तो इन स्थितियों में जो कीमत रेखा है ये रोटेट हो सकती है। ये तो रोटेट का हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये शिफ्टिंग का हो गया। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने दोनों प्रॉपर डायग्राम बनाने हैं, इनको एक्सप्लेन करना है। इससे पहले मैंने आपको डेफिनेशन के बारे में तो ऑलरेडी बताया ही था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि हाउ ए कंज्यूमर रीचेज हिज इक्विलिब्रियम यूज इंडिफरेंस टेक्निक टू एक्सप्लेन। मींस उपभोक्ता का इष्टतम चयन या उपभोक्ता संतुलन की जो स्थिति है उसकी हमें तटस्थता वक्र की सहायता से व्याख्या करनी है। अब जैसे क्वेश्चन में सबसे पहले चीज पूछी गई है उपभोक्ता संतुलन, तो आप भी उसी की डेफिनेशन पहले देंगे, आप भी अपना आंसर ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। तो उपभोक्ता संतुलन की अवस्था को तब प्राप्त करता है जब वह दी हुई आय और वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। ये उपभोक्ता संतुलन की एक फिक्स डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कीमत रेखा और तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ तटस्थता वक्र विश्लेषण के आधार पर जो उपभोक्ता है वो किस बिंदु पर संतुलन में होगा, जब कीमत रेखा तटस्थता वक्र को टच करती है। मतलब टच करेगी तो मतलब क्या हो गया, तटस्थता वक्र का ढलान और कीमत रेखा का ढलान एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो मैं संतुलन की 2 शर्तें हो गई। पहली तो क्या कि बजट रेखा को तटस्थता वक्र पर स्पर्श करना चाहिए, दोनों का ढलान एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ IC मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन। उसके आगे क्या वो देखते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है, संतुलन बिंदु पर तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए। इसको अब हम डायग्राम से करते हैं। तो हमने पहले उपभोक्ता संतुलन बता दिया, आप इसके साथ तटस्थता वक्र की परिभाषा, कीमत रेखा की परिभाषा जो मैंने आपको करवाई थी वो भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, हमने x अक्ष पर ले ली वस्तु 1 और y अक्ष पर ले ली वस्तु 2, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं m हमारी बजट लाइन है, और पहला IC वक्र IC1 हो गया, फिर दूसरा IC2 IC3, हमने 3 ड्रॉ किए हैं, पैरेलली ड्रॉ किए हुए हैं।
लेकिन जो संतुलन की स्थितियाँ हैं उसके हिसाब से आप देखिए संतुलन कहाँ है, इस बिंदु पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तटस्थता वक्र क्या है, उन्नतोदर है एक तो, और जो बजट लाइन है उसका स्लोप IC के बराबर है। इस वजह से क्या है, ये संतुलन का बिंदु रहेगा। अगर हम इस बिंदु की बात करें, यहाँ भी बजट रेखा और तटस्थता वक्र एक दूसरे को कट कर रहे हैं IC1 पर, लेकिन ये संतुलन के बिंदु नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसलिए ये दोनों बिंदु क्या है, संतुलन की स्थिति को नहीं दर्शाते हैं। संतुलन रहेगा सिर्फ P बिंदु पर। तो ये है उपभोक्ता संतुलन तटस्थता वक्र की सहायता से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन डिमांड, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो मतलब मांग क्या है और किसी वस्तु की मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों में कैसा संबंध होता है। तो आंसर में हम सबसे पहले जो हमसे पूछा गया हम उसके बारे में बताएंगे। तो साधारण भाषा में क्या होता है, इच्छा, आवश्यकता और मांग, इन सबका एक ही अर्थ लिया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में इनका मीनिंग बिल्कुल अलग है। जैसे मान लें हम लैपटॉप का एग्जांपल ले लेते हैं कि हम इसे खरीदना चाहते हैं लेकिन हमारे पास धन नहीं है, तो ये सिर्फ इच्छा है, इसको मांग नहीं कह सकते। और यदि पर्याप्त धन होते हुए भी हम उस धन को लैपटॉप पर खर्च नहीं करना चाहते तो ये हमारी आवश्यकता बन जाएगी, ना कि मांग। और यदि हम अपने धन को लैपटॉप खरीदने पर खर्च कर देते हैं तभी हम इसको क्या बोलेंगे, मांग। तो मांग का मतलब क्या हो गया, किसी वस्तु की वह मात्रा जो अन्य बातें समान रहने पर एक उपभोक्ता समय की निश्चित अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक है और योग्य है। तो वस्तु की मांग कितने तत्वों पर निर्भर करेगी, थ्री फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। पहला, वस्तु प्राप्त करने की इच्छा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन, और उसके अतिरिक्त थर्ड क्या होना चाहिए, धन खर्च करने की तत्परता। तो यदि तीनों हैं तो ये तीनों मिलकर ही मांग बनाते हैं। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या था कि मांग फलन या मांग के निर्धारक तत्वों में और मांग में कैसा संबंध है। तो मीन्स इसको मांग फलन भी कहते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड मतलब डिमांड फंक्शन। तो जो मांग फलन है वो दो तरह का होता है, एक तो व्यक्तिगत और एक बाजार मांग फलन। तो यहाँ पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत फलन। मांग फलन क्या होता है कि बाजार में एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग विभिन्न तत्वों पर निर्भर करती है, तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, मांग के निर्धारक तत्व। इसी तरह बाजार मांग फलन से क्या ज्ञात होगा कि वस्तु की बाजार मांग विभिन्न निर्धारक तत्वों के साथ किस तरह से संबंध रखती है। अब हम सारे फैक्टर्स को एक एक करके करेंगे और बहुत सिंपल है ये, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ ये लिया हमने एक छोटी सी इक्वेशन, आप देख रहे हैं dx यहाँ क्या है, वस्तु x की मांग, और f शो कर रहा है फलन को। px क्या है, वस्तु की अपनी कीमत, po क्या है, संबंधित वस्तुओं की कीमत, y उपभोक्ता की आय है, t उपभोक्ता के टेस्ट प्रेफरेंसेस को शो करता है, ep एक्सपेक्टेशन संभावनाएं हैं, pn पॉपुलेशन जनसंख्या है, g गवर्नमेंट पॉलिसी को, s जलवायु और मौसम को, और yd आय के वितरण को। तो इसमें हम देखते हैं हम सबसे पहला क्या है, सबसे पहले हम ले रहे हैं वस्तु की अपनी कीमत। तो सामान्यतः क्या होता है, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है। मतलब यदि वस्तु की कीमत कम होगी तो उसकी मांग बढ़ेगी, अन्य बातें यदि समान है, और यदि कीमत बढ़ती है तो जो मांग है वो कैसे हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से P और Q में आपस में संबंध है। नेक्स्ट आ जाता है अन्य वस्तुओं की कीमत। तो अन्य वस्तु में दो तरह की वस्तुएं शामिल है, सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन वस्तुएं, और दूसरी होती हैं पूरक वस्तुएं। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं, जो कि एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जा सकती है, जैसे मैंने एग्जांपल्स भी लिखे हैं, या कोल्ड ड्रिंक, टूथपेस्ट। और यदि एक वस्तु बहुत महंगी होगी तो उपभोक्ता क्या करेगा, दूसरी वस्तु को खरीदना शुरू कर देगा। तो देखिए इसको आगे, पूरक वस्तुएं हैं, इसके अलावा वे वस्तुएं हैं जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती हैं। तो इस स्थिति में जैसे हम कार पेट्रोल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो यदि कार जैसे है जो पेट्रोल से चलती है, यदि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं, कीमतें बढ़ती हैं, तो उससे क्या होगा, उसका इफेक्ट कार की मांग पर भी पड़ेगा जो कि पेट्रोल से चलती है। डीजल वाली कार की मांग बढ़ सकती है। तो मीन्स इस तरह से क्या होगा, जो पूरक वस्तुएं हैं उनमें भी एक दूसरे की कीमत दूसरे की मांग को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की आय। तो उपभोक्ता की आय तथा सामान्य वस्तुओं में कैसा संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। यदि आय बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है, और इससे ऑपोजिट भी होल्ड करेगा
कि यदि आय कम होगी तो मांग भी कम हो जाएगी। ऐसा होगा सामान्य वस्तुओं की स्थिति में। लेकिन जो घटिया वस्तु हैं उनका आय प्रभाव होता है ऋणात्मक। तो उनकी स्थिति में क्या होगा, आय के बढ़ने पर उन वस्तुओं की मांग क्या है, कम हो जाएगी, क्योंकि वो पुअर क्वालिटी की गुड्स होती हैं। फिर नेक्स्ट है जनसंख्या। जनसंख्या का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग क्या है, पहले से बढ़ जाएगी, और जनसंख्या कम होने से मांग कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट फैक्टर है, फिफ्थ फैक्टर देखिए, फिफ्थ है सरकार की नीति। तो गवर्नमेंट पॉलिसी का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट पॉलिसी में आता है कर और वित्तीय सहायता। तो कर लगता है तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी। और यदि सरकार मांग बढ़ाना चाहती है किसी वस्तु की, तो वो उस वस्तु की कीमत कम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिसके फलस्वरूप वो मांग बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है जलवायु और मौसम। जैसे ठंड के मौसम में क्या होगा, उन्हीं वस्त्रों की मांग बढ़ जाती है, लेकिन गर्मी में जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, आइस है इवन, उसकी जो मांग है वो बढ़ जाती है। तो मीन्स जलवायु और मीन्स वेदर, इन चीज़ों का इफेक्ट भी बहुत पड़ता है मांग पर। फिर आ जाते हैं आय का वितरण। तो यदि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो समान होगा तो मांग अधिक होगी, क्योंकि जो पूरी इकोनॉमी का पैसा है वो लोगों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इक्वली डिवाइड होने का मतलब काम के आधार पर जो आय अर्जित हम कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर। ये नहीं कि काम नहीं कर रहा फिर भी व्यक्ति को आय मिल रही है, उस चीज़ की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि आय का समान वितरण है। इस अमीर और गरीब का जो आपस का डिफरेंस है वो कम हो जाए अगर, तो मांग अधिक होगी। इसके विपरीत यदि आय का वितरण असमान होगा तो मांग कैसी होगी, कम हो जाएगी। फिर उपभोक्ता की रुचियाँ, कि जो चीज़ें कंज्यूमर प्रेफर करता है उसकी रुचि उनको खरीदने में ज़्यादा होती है, तो मांग भी ज़्यादा करेगा वो। और यदि किसी चीज़ के लिए उसकी रुचि ही कम है उपभोक्ता की, तो वो मांग भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है संभावनाएं। अब संभावनाएं में हम क्या बात कर रहे हैं, संभावनाओं में हम बात कर रहे हैं कि यदि कीमत में होने वाले परिवर्तन की संभावना क्या है कि वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ेगी। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ेगी, तो वर्तमान में मांग जो है वो उसको बढ़ा देगा, क्योंकि भविष्य में वस्तु महंगी होने वाली है, तो उपभोक्ता क्या करेगा, उसकी मांग आज बढ़ा देगा। और यदि वस्तु की कीमतें कम होने के चांसेस हैं तो वर्तमान में जो मांग है वो कम हो जाएगी। तो ये सब क्या है, मांग फलन, मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द लॉ ऑफ डिमांड, वाई डज अ डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तो मीन्स मांग का नियम क्या है और मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। अब मांग का नियम जहाँ भी आ जाता है तो हम वहाँ पर क्या बात करते हैं, जो कीमत में परिवर्तन होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है मांग पर, हम उसकी ही बात करते हैं। तो मांग का नियम क्या बताता है, अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाएगी, और कीमत के कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो मीन्स कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी यदि अन्य बातें समान हैं, और इस तरह यदि कीमत बढ़ती है तो मांग क्या हो जाएगी, मांग पहले से कम हो जाएगी। तो ये है मांग का नियम। और मांग का नियम बहुत सारी मान्यताएं हैं जिन पर आधारित है। तो हम यहाँ मान कर चलेंगे कि जितने भी निर्धारक तत्व अभी हम डिस्कस कर रहे थे उनमें से सिर्फ कीमत, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन आ रहा है, बाकी किसी में भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो ये मांग की नियम की मान्यताएं हैं। और अब अगला पार्ट जो क्वेश्चन का है वो क्या है कि हमें ये बताना है कि मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। तो वो शो करने के लिए सबसे पहले आप एक तालिका बना दीजिए, मांग तालिका, और फिर मांग वक्र। अब इस तालिका में क्या दिखाया है, आइसक्रीम की कीमत क्या है आप देख रहे हैं 1 2 3 4, और मांगी गई मात्रा क्या उससे रिवर्स है, क्योंकि कीमत बढ़ रही है तो मांग क्या है, कम हो रही है। तो ये इन दोनों में आपस में ऋणात्मक संबंध शो हमने कर दिया। इसी ऋणात्मक संबंध को हम इस डी मांग वक्र से शो कर रहे हैं। इसका ढलान कैसा है, ऋणात्मक है, क्योंकि हमने ओ एक्स अक्ष पे मांग ली है और ओ वाई अक्ष पर हमने कीमत ली है। तो इसका ढलान कैसा है, ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ है ये वक्र। अब ऐसा क्यों है, सबसे पहला रीज़न घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। इस नियम को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं, डीएमयू बोलते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू।
तो इस नियम के अनुसार क्या है, जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। तो उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा तभी खरीदेगा जब उसकी कीमत क्या है, गिर जाए, कम हो जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होना। इसके अलावा और क्या पॉइंट्स हैं और देखिए, आय प्रभाव। तो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उपभोक्ता के वास्तविक आय में परिवर्तन होने के कारण भी वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन को ही आय प्रभाव कहते हैं। मतलब अगर हम सामान्य वस्तु की बात कर रहे हैं तो आय बढ़ने पर क्या होता है, हमने अभी बात की थी, मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। और यदि जो वस्तु जो उपभोक्ता उपभोग कर रहा है उसकी कीमत बढ़ जाए तो उपभोक्ता की जो रियल इनकम होती है वो गिर जाती है कीमत के बढ़ने की वजह से। तो रियल इनकम गिरने का मतलब क्या है, पहले जितनी मात्रा वो खरीद पा रहा था उतनी नहीं खरीद पाएगा। तो रियल इनकम कम होने की वजह से क्या हो गया, इसको हम आय प्रभाव ही बोल रहे हैं। जो रियल इनकम कम होने से वस्तु की मांग भी कम हो जाएगी और उससे अपोजिट भी होगा, कीमत कम होने पर वास्तविक आय रियल इनकम बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो वस्तु की मांग भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या शो करता है कि जब एक वस्तु अपने स्थानापन्न वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है तो उसका दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन कर दिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है कोलगेट और पेप्सोडेंट। यदि कोलगेट जो है पहले से सस्ती हो जाए तो उपभोक्ता क्या करेगा, पेप्सोडेंट थोड़ा ना खरीदेगा, वो उसके पास अब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, वो क्या करेगा, वो कोलगेट की मांग को बढ़ा देगा। तो ये हो गया प्रतिस्थापन प्रभाव। फिर है उपभोक्ता समूह का आकार में साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। तो किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तब क्या होगा, नए उपभोक्ता भी उस वस्तु को खरीदना शुरू कर देते हैं जो पहले उसको नहीं खरीद रहे थे, जिसकी वजह से जो मांग वक्र है उसका ढलान ऋणात्मक हो जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है विभिन्न उपयोग, डिफरेंट यूजेस। मीन्स हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं देखते हैं जिनके विभिन्न उपयोग हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के पर यूनिट चार्जेस अगर बढ़ जाएं तो हम क्या करेंगे, उसका सोच समझ कर प्रयोग करेंगे। तो इससे क्या होगा, घर में जो बिजली की खपत हो रही है उसको नियंत्रित किया जाएगा, पहले से बिजली की खपत क्या होगी, कम हो जाएगी। ऐसे बहुत सी चीज़ें, जैसे चीनी है, दूध है, या और आपको कोई एग्जाम्पल लगता हो वो भी आप दे सकते हैं। तो जो विभिन्न उपयोग वाली वस्तुएं होंगी उनकी कीमत बढ़ने पर हम उनको सिर्फ नेसेसरी यूज़ के लिए ही यूज़ करेंगे।